हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान की इकाई 4th, जो लास्ट इकाई है हमारी इस बुक की। ठीक है, और इस इकाई को जो है अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। और अर्थशास्त्र का पहला लेसन है हमारा विकास। तो आज हम बात करेंगे विकास के बारे में, जो कि हमारा अर्थशास्त्र का पहला लेसन है। तो शुरू करते हैं। विकास या प्रगति की धारणा सदैव से हमारे साथ है। ये हमारी इच्छाएं एवं आकांक्षाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं तथा किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। इसी प्रकार हम सोचते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, हमारे किन मूलभूत आवश्यकताओं की ज़रूरत है, क्या सभी का जीवन अच्छा हो सकता है, लोग जो मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, क्या इसके अतिरिक्त और समानता हो सकती है। इन सभी प्रश्नों पर विचार करने या इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा है विकास। ठीक है, ये जो हमने प्रश्न बताए हैं आपको, इन सभी से जुड़ा क्या होता है, विकास होता है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको अर्थशास्त्र में ही नहीं वरन राजनीति विज्ञान एवं इतिहास में भी मिल सकते हैं। हम आज जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं वह अतीत से प्रभावित है। अतीत को जाने बिना हम किसी परिवर्तन की इच्छा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इन आशाओं और संभावनाओं को केवल एक लोकतांत्रिक राजनीति प्रक्रिया के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, आपको पिछले टॉपिक में बताया गया है कि किसी भी आशाओं और संभावनाओं को पूरा करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, हमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। बिना लोकतांत्रिक या राजनीतिक प्रक्रिया के बिना हम किसी भी आशाओं और संभावनाओं को या विकास को पूरा नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि विकास क्या वादा करता है। भिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य। व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। विभिन्न लोगों के लिए विकास के भिन्न भिन्न मायने हो सकते हैं कि एक के लिए जो विकास हो वह दूसरे के लिए विनाश हो। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि आपको बताया गया है कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग विकास की धारणाएं होती हैं। अब ऐसा हो सकता है कि वो जो मेरे लिए विकास है वो सामने वाले के लिए विनाश बन सकता है। ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैं आपको बता दूं, अगर कोई किसान है, किसान के लिए विकास क्या होगा, उसके लिए विकास ये होगा कि उसके खेत के लिए, उसकी फसल के लिए क्या मिलना चाहिए, सस्ता बीज मिलना चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए उसको, जो है मजदूर, जो है कम पैसे में मजदूर मिल जाने चाहिए। जो क्या होगा, अब मजदूर जो मजदूरी करेगा वो कम पैसे पे कर रहा है किसान के यहाँ, उसका क्या, उसको जो है उतने पैसे में उसका काम नहीं चल रहा है। तो इसी प्रकार जो है ये क्या हुआ, मजदूर के लिए विनाश का कारण बन गया, और जो किसान है उसके लिए विकास हो गया। तो इस प्रकार जो है विकास भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग धारणाएं हैं। किसी के लिए विनाश भी हो सकता है, किसी के लिए विकास भी हो सकता है। सभी व्यक्ति वे वस्तुएं चाहते हैं जो उनकी इच्छाओं को पूरा कर सकें। जैसे कि उद्योगपति अपने उद्योगों के लिए बिजली चाहता है, इसके लिए वे बांध बनाने पड़ सकते हैं। तो बांध बनाना उद्योगपति के लिए विकास हुआ, जबकि इस क्षेत्र में किसानों की सिंचाई के लिए छोटे बांध तालाब चाहिए। हो सकता है बांध बनाने से उनकी ज़मीन पानी में डूब जाए, तो उनके लिए तो बांध विनाशकारी हुआ। यह बात एक तालिका से अधिक स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, आपको बताया गया है, कोई उद्योगपति है, किसी बड़ी सारी फैक्ट्री है, कारखाना है, उद्योग है, तो उसको लिए क्या होगा, उसको अपनी फैक्ट्री के लिए, कारखाने के लिए बिजली की आवश्यकता होगी। जब वो बांध बनाएगा, ठीक है, बिजली के लिए, अपने विकास के लिए, तो क्या होगा, वहाँ पे जो है जो आसपास की ज़मीनें होंगी
वे क्या होंगी, वे पानी के से क्या हो जाएंगे, विनाश हो जाएंगे, किसान बर्बाद हो जाएंगे, जिनकी फसलें खड़ी होंगी, जिसकी वहाँ पर खेत होंगे। तो क्या हुआ, उद्योगपति के लिए तो विकास हो गया, लेकिन जो वहाँ पे किसान लोग थे उनके लिए क्या बन गया, विनाश का कारण बन गया है। अब देखते हैं हम इस श्रेणी से इस तालिका से समझते हैं। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के बारे में बात करते हैं। देखिए, भूमिहीन ग्रामीण का मतलब ये होता है कि जिसके पास भूमि ना हो और ग्रामीण हो, गांव में रहने वाला हो, काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूर, स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में समक्ष, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं और गांव में भी वे नेता की तरह बन सके हैं। तो इसमें बताया कि जो भूमिहीन मजदूर होगा ग्रामीण, उसकी जो है विकास के लिए क्या धारणा होगी, उसकी ये होगी कि वो जो है अधिक से अधिक उसको काम मिले और बेहतर मजदूरी मिले, अच्छे उसको तनख्वाह मिले, मजदूरी के बदले पैसा मिले, और उसके जो बच्चे होंगे वे एक अच्छे स्कूल में पढ़े और उनके साथ जो है कोई भी समाज में भेदभाव ना हो और वे भी गांव में जो है नेता की तरह घूमें। ये होगा एक भूमिहीन ग्रामीण का विकास, उसकी सोच ये होगी। जबकि एक पंजाब का कोई अगर समृद्ध किसान है, बड़ा किसान है, उसके लिए क्या होगी विकास की धारणा, उसके लिए होगी कि किसानों को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्य मिले, उनकी फसल जो है ज़्यादा पैसे में बिके और उनको जो है सस्ते और मेहनती मजदूर मिले, उनकी जो खेती में काम करें, उनकी फसल के लिए जो काम करें। पारिवारिक आय सुनिश्चित करना ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सकें। ठीक है, उनकी क्या सोच होगी कि वे जो है अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाए बनाएं, उसको जो विदेश के अंदर कहीं पे जा जाए उसको सेटल कर दें। तो ये होगी एक समृद्ध बड़े किसान की लिए विकास। तो ये हमने बताया कि आपको बताया गया है कि विकास की जो है अवधारणा वो सबके लिए बराबर नहीं होती, सबके लिए अलग अलग होती है। देखिए, हम बात करेंगे अब नेशनल डेवलपमेंट के बारे में, राष्ट्रीय विकास के बारे में। व्यक्तियों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं, तो राष्ट्र विकास के संबंध में भी धारणा भिन्न होगी। ये समझना आवश्यक है कि किसी देश के लिए विकास के संबंध में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती हैं। अब बात करते हैं हम कि विभिन्न देशों या विभिन्न राज्यों के मध्य विकास की तुलना जो है किस प्रकार जो है उनको मापा जाता है, उनको किस प्रकार जो है कंपैरिजन किया जाता है। आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ भिन्न हो सकता है तो फिर कुछ देश विकसित और कुछ देश अविकसित क्यों होते हैं। जब वस्तुओं या घटनाओं की तुलना की जाती है तो उसमें कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं पाई जाती हैं। सामान्यतः हम व्यक्ति की एक या दो विशेषताएं लेकर तुलना करते हैं, परंतु तुलना कौन सी विशेषताएं चुनी जाएं इस पर अलग अलग राय हो सकती हैं। यही बात विकास पर भी लागू होती है। दो या दो से अधिक देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वालों देशों से अधिक विकसित माना जाता है। अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का उपलब्ध होना, इसीलिए अधिक आय एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। किसी देश की आय उसके सभी निवासियों की कुल आय होती है। देखिए इसमें बताया गया किसी देश की आय किसे कहते हैं भाई, उसके अंदर जितने लोग बसते हैं उस देश के अंदर उनकी आय जो है क्या होगी, उनकी कुल आय क्या होगी भाई, देश की आय होती है। किसी लेखा वर्ष में देश की सभी आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त आय जब विदेशी आय जोड़ देते हैं तो उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। देखिए इसमें कहा गया है कि किसी लेखा वर्ष में, किसी भी वर्ष की जो आय होती है देश की सभी आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त, ठीक है, सभी क्रियाओं से जो प्राप्त आय होती है जब विदेशी आय से जोड़ देते हैं तो उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। देश के मध्य तुलना करने या आय एक उपयुक्त माप नहीं है।
क्योंकि प्रत्येक देश की जनसंख्या भिन्न भिन्न है, इसीलिए हम देश की औसत आय की तुलना करते हैं, जो किसी देश की तुलना कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देकर प्राप्त की जाती है, जिसे प्रति व्यक्ति आय या औसत आय कहते हैं। देखिए इसका फार्मूला नीचे दिया गया है कि किसी भी राष्ट्र की आय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है प्रति व्यक्ति आय, यहाँ पे लिखेंगे कुल राष्ट्रीय आय और देश की कुल जनसंख्या। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगी। विश्व बैंक की रिपोर्ट 2016 के अनुसार जिस देश की वर्ष 2016 में प्रति व्यक्ति आय $12,365 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, तो वह समृद्ध देश है, तथा वह देश जिसकी प्रति व्यक्ति आय $1,005 प्रति वर्ष या उससे कम है, तो उसे निम्न आय वाला देश कहा गया है। ठीक है भाई, भारत कम आय वाले देशों के वर्ग में आता है, क्योंकि इसकी आय 2016 में $1,840 प्रति वर्ष थी। राष्ट्रीय विकास हेतु सभी वर्गों की सुविधाओं एवं हितों को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा है आज कि प्रति व्यक्ति आय निकालने का फॉर्मूला, प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल व्यक्ति आय बटे देश की कुल जनसंख्या।